हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स किन किन साधनों से प्राप्त होता है और कितनी मात्रा में हमारे आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, वो सब हमने किया था। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल है, यानी कि क्या कार्य करते हैं। अगर इनकी कमी हमारे आहार के अंदर है तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बोज हमारे आहार में है तो उसका क्या प्रभाव हमारे सेहत के ऊपर पड़ता है। ये टॉपिक बीए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऊर्जा देने वाला भोजन है ये, यानी कि एनर्जी यील्डिंग फूड है। ये हमें हमारे भोजन में मुख्य रूप से स्टार्च या शुगर के रूप में प्राप्त होता है। उसके साथ साथ कार्बोज की ये खासियत है कि ये बहुत ही सस्ता साधन है, यानी कि सस्ते खाद्य पदार्थों से हमें ये प्राप्त हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्लेंटीफुली अवेलेबल है, विभिन्न खाद्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है, बहुत जल्दी से पच जाता है। और हमारे जो कार्बोज है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 की रेशो में पाया जाता है। और बहुत सारे खाद्य जो प्लांट सोर्सेज हैं उनके अंदर कार्बोज होता है, यानी कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये प्लांट्स के अंदर, उनके पौधों में, उनकी तनों में, जड़ों में, पत्तों में, फूल में, यानी कि विभिन्न हिस्सों के अंदर, फल में कार्बोज पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोज किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कार्बोज विभिन्न रूपों में, यानी कि पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स के रूप में हमारे आहार के माध्यम से हमारी पाचन प्रणाली में जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद पाचन की क्रिया के अंदर जितने भी प्रकार हैं हमारे डाइजेस्टिबल कार्बोज के, यानी कि पचने योग्य जो कार्बोज हैं, चाहे वो पॉलीसेक्राइड्स हो स्टार्च के रूप में, डाइसेक्राइड्स हो माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज के रूप में, ये सभी साधारण शर्करा के रूप में, यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। साधारण शर्करा में परिवर्तित होने के बाद ही ये हमारे शरीर से अवशोषित होकर के हमारे खून में मिल करके ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है हमारे शरीर के अंदर। ये एक मेजर ऊर्जा देने वाले तत्व हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसके अंदर चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन दोनों के अंदर ग्लूकोज जो है वो मेन तत्व है ऊर्जा देने वाला। इसके साथ साथ कार्बोज जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करते हैं, जैसे कि सुक्रोज है वो प्लांट टिश्यूज में एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। कार्बोज एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल भी काम करते हैं, जैसे कि सेलुलोज है वो प्लांट्स के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। काइटिन से जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका निर्माण होता है। और उसके साथ साथ ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल है उनके लिए भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ कार्बोज एज ए प्रिकर्सर काम करते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के लिए, जैसे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं, इनके लिए, पिरिमाइड और प्यूरिन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बोज हैं वो क्या क्या कार्य हमारे शरीर के अंदर करते हैं। कार्बोज के बहुत सारे कार्य हैं। मेन जो 4 कार्य हैं, ऊर्जा देने का, प्रोटीन की बचत करने का, उसके साथ साथ हमारा जो वसा है उसके ऑक्सीकरण में सहायता करना,
वसा को मेटाबोलाइज करने के अंदर मदद करना और हमारे जो भोजन है उसका भार बढ़ाने का काम करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा देने का कार्य। कार्बोज का जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंदर वो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोज का 1 ग्राम कार्बोज हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। लेकिन एक औसतन भारतीय जो है उसके आहार के अंदर कार्बोज की मात्रा वसा से कहीं अधिक होती है और इस प्रकार से कार्बोज हमारे आहार के अंदर लगभग 60 से 80% जो कुल ऊर्जा है उसका हमें कार्बोज से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोज जो है वो इतना प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए क्यों है। सबसे पहला है क्योंकि ये हमारा जो शरीर है वो इसको बहुत एफिशिएंटली एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल या एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है कि ये हमारे डाइट के अंदर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं और अगर हमारे आहार के अंदर कार्बोज नहीं है तो उसके कारण से प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करता है और प्रोटीन के जो दूसरे कार्य हैं वो रुक जाते हैं। दूसरा जो कार्य है हमारा प्रोटीन की बचत करना, हमारे को जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए बहुत ही ज़रूरी है और ये कार्य हमारा वसा और कार्बोज मुख्य रूप से ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर कार्बोज की अनुपस्थिति होगी तो उस अवस्था में वसा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और अगर भोजन के अंदर कार्बोज की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन अपना निर्माण का कार्य छोड़ करके ऊर्जा का कार्य करने लग जाएगा। यानी कि हमारे को जो ऊर्जा लेस प्राप्त होती है प्रोटीन से वो लेस एफिशिएंट जो है सोर्स है ऊर्जा प्रदान करने का। अगर हम बहुत ही कम मात्रा में कार्बोज लेते हैं तो प्रोटीन के जो मेजर कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं और जिसके कारण से हमारे प्रोटीन अपने मेन कार्य छोड़ करके ऊर्जा देने का कार्य करने लग जाता है। प्रोटीन भी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और जब प्रोटीन अपना ऊर्जा देने का कार्य करता है तो उसके मेन कार्य जो छूटने के कारण से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं। जब कार्बोज की आवश्यक मात्रा शरीर को मिलती है तो प्रोटीन से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे प्रोटीन का जो अपना मुख्य कार्य है वो करना शुरू कर देता है। इसी कारण से कार्बोज को प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट जो कार्य है वो है पाचन में सहायता करना। वसा के पाचन में, वसा के ब्रेकडाउन के अंदर जो वसा का ऑक्सीकरण होता है उसके अंदर कार्बोज का एक अहम रोल है। वसा के सामान्य ऑक्सीकरण के लिए आहार में कार्बोज की कुछ मात्रा में उपस्थिति आवश्यक है। वसा के ऑक्सीकरण के लिए अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता है कार्बोज की अनुपस्थिति के कारण से तो हमारे शरीर के अंदर सही प्रकार से ब्रेकडाउन नहीं होने के कारण से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और इस एसिड का निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय के समय होता है। अगर शरीर में कार्बोज की कमी होगी तो पायरुविक एसिड का निर्माण नहीं होगा और जिसके कारण से वसा का जो ब्रेकडाउन है वो सही प्रकार से हो जाएगा। लेकिन वसा का ऑक्सीकरण पूरी प्रकार से नहीं होने के कारण से वसा की टूट फूट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जगह कीटोन बॉडीज़ बनने शुरू हो जाएंगे और इन कीटोन बॉडीज़ के बनने के कारण से हमारे ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे कि हमारे रक्त की अम्लता बढ़ जाती है जिसको कि कीटोसिस कहा जाता है। इससे रोगी को थकान, पानी की कमी और बेहोशी होने लग जाती है और जो शर्करा का रोगी है, जो डायबिटिक मरीज है, उसके अंदर ऐसी स्थिति की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो शुगर के मरीज़ या डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कम मात्रा में कार्बोज लेते हैं
जिसके कारण से शरीर का जो कार्बोज की मात्रा कम होने के कारण से या अधिक दिन तक लगातार भूखे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कीटोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे आहार के अंदर बल्क बढ़ाना, यानी कि भार बढ़ाने का काम करता है। हमारी डाइट के अंदर जो इनसोल्यूबल या न पचने योग्य जो कार्बोज हैं उनको हम फाइबर कहते हैं, और फाइबर्स के कारण से हमें अनेक रोगों से बचाने में मदद करता है फाइबर, जैसे कि अपेंडिक्स से बचाने का काम, जिसको कि अपेंडिसाइटिस कहते हैं, उससे बचाने का कार्य करता है। दूसरा है हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स और आर्टरी डिजीज़ के रिस्क को कम करने के में मदद करता है। कोलन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है फाइबर। नेक्स्ट है डायबिटीज़ को भी कम करने में मदद करता है। जब हमारे आहार के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में है तो एकदम से भोजन ग्रहण करते ही कार्बोज का जो लेवल है वो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिस प्रकार से शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है डायबिटीज़ के मरीज के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है फाइबर्स हमारे आहार के अंदर दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर वो हैं जो कि पानी के अंदर घुलनशील होते हैं और पानी में घुल करके एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जिसके उदाहरण हैं ओट ब्रान और लेग्यूम्स। इनसोल्यूबल फाइबर हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलता है, जैसे कि व्हीट ब्रान और होल ग्रेन्स। ये पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन हमारे जो कुछ कैंसर्स हैं उनके खतरे को कम करने का कार्य करता है। फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत सारे कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ये हेल्प करता है हमारे नॉर्मल डाइजेशन में और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ है उनके लिए पाचन प्रणाली की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मदद करने के लिए किस प्रकार से करता है कार्बोज, क्योंकि कार्बोज के कारण से भार तो बढ़ गया, यानी कि बल्क प्रोवाइड हो गया, और बल्क प्रोवाइड होने के कारण से एक तो ये पानी को अवशोषित करता है जिससे कि सॉफ्टनेस बढ़ती है, और ज़्यादा मात्रा में बल्क होने के कारण से हमारी जो आंतों की फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि पेरिस्टालिक मूवमेंट को बढ़ाता है, जिसके कारण से हमारी आंतों से वेस्ट आगे की तरफ स्पीड से बढ़ता है, जिससे कि आसानी से हमें मल त्याग करने में मदद मिलती है भार बढ़ने के कारण से, यानी कि हमारे को कब्ज से छुटकारा मिलता है। इसके साथ साथ फाइबर फूल जाता है और हम जिसके कारण से हमारे को फुलनेस की फीलिंग आती है, और इसके साथ साथ ये स्लो डाउन कर देता है हमारे पेट को एम्पटी करने का जो रेट है उसको भी। जैसे कि अगर हम एक गिलास जूस पीते हैं तो हमें लगभग आधे घंटे के अंदर भूख लग जाती है, लेकिन एक गिलास जूस जितने फलों से प्राप्त होता है, अगर वो साबुत फल हम ग्रहण करते हैं तो कई देर तक, यानी कि लगभग दुगने के अराउंड टाइम के बाद हमारा पेट खाली होता है। तो इस प्रकार से स्लो डाउन कर देता है हमारे पेट को खाली होने की जो दर है उसको भी। उसके साथ साथ कार्बोज प्रीबायोटिक्स और कोलन हेल्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट के अंदर काफ़ी मात्रा में होते हैं, यानी कि लगभग 70 से 80% तक जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और जब हमारे डाइट के अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोज होता है तो हमारा ब्रेन जो है वो सेरोटोनिन नाम का तत्व स्रावित करता है, जिसके कारण से हमारे को जब ज़्यादा सेरोटोनिन स्रावित होता है तो हमें और ज़्यादा कार्बोज ग्रहण करने की इच्छा होती है, और जिसके कारण से कार्बोज का कंजम्पशन बढ़ता है, और उसके कारण से
स्टिमुलेशन होने के कारण से फर्दर और ज़्यादा सेरोटोनिन स्रावित होता है, जिसके कारण से व्यक्ति स्लीपी और स्लेगिश फील करता है। यानी कि हमारे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए कार्बोज एक अहम रोल अदा करते हैं। उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण के अंदर भी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर दो मोइटीज़ हैं, एक ग्लूकोज की और एक प्रोटीन की। यानी कि एक कार्बोज है और एक प्रोटीन है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो पॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन के साथ मिल करके ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है टिश्यू एंटीजेंस का, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सिक्रेटेड प्रोटीन्स के अंदर ये बहुत ही ज़रूरी तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कार्य करता है मस्कुलर कार्य करने के लिए। जब हम कोई भी मसल्स का कार्य करते हैं, उसके लिए ऊर्जा का जो मेजर सोर्स है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है मस्कुलर वर्क के लिए। और मस्कुलर वर्क के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, जो कि लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें थकान होती है, क्योंकि जिस स्पीड से हम ज़्यादा स्पीड से कार्य करते हैं तो लैक्टिक अम्ल हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। क्योंकि सामान्य गति पर कार्य करते समय जो लैक्टिक अम्ल है वो टिश्यू साइकिल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब हम स्पीड से कार्य करते हैं तो लैक्टिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित नहीं हो पाता और हमारी मांसपेशियों में जमा होता है, जिसके कारण से हमें थकान होती है। जो लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट से, इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और रिकवरी पीरियड के समय लैक्टिक अम्ल ऑक्सीडाइज होकर के पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है, उसके बाद एसिटाइल कोए में, और जो उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर के टीसीए साइकिल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित होता है। और इस प्रकार से मस्कुलर एनर्जी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडरेट और सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइजेज के लिए, स्पेशली एथलीट्स के अंदर। यानी कि कार्बोज का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ को, मसल्स के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे कार्य कार्बोज और भी करता है, जैसे कि हेल्प्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यानी कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। लैक्टोज अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम घुलनशील होने के कारण आंतरनली में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक रहता है और आंतरनली में लैक्टोज की उपस्थिति से कैल्शियम अवशोषित होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के निर्माण के लिए हमारे शरीर के अंदर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं उनका निर्माण होता है। उनके सिंथेसिस के लिए कार्बोज कार्बन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के निर्माण में भी कार्बोज जरूरी हैं। कार्बोज जो हैं हमारे विभिन्न टिश्यूज़ के अंदर भी एक अहम हिस्सा होते हैं, यानी कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये। इसके साथ साथ हमारे आहार के अंदर जो हमारी डाइट है उसको फ्लेवर देने का काम, हमारे टेस्ट को बढ़ाने का काम और भोजन के अंदर भिन्नता लाने का कार्य करते हैं। कुछ कार्बोज हमारे मीठे होने के कारण हमारे भोजन और अन्य पेय पदार्थों को मीठा करने में सहायक होते हैं। कार्बोज युक्त फीके जो पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये अपने स्वाद के अनुसार भिन्न भिन्न ढंगों से पकाए जा सकते हैं। कार्बोज युक्त जो भोजन है वो स्वादिष्ट और सुपाच्य भी होता है। रेशे भोजन का भार बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसे खाकर संतुष्टि प्राप्त होती है और पेट भर जाता है। एक ही प्रकार के भोजन से कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम आलू लें तो आलू बहुत सारी सब्जियों में डाला जाता है। आलू से हम टिक्की भी बना सकते हैं,
आलू के पराठे बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, बोंडा बना सकते हैं। इसके साथ आलू का हम हलवा भी बना सकते हैं, आलू से नमकीन सेव भी बना सकते हैं। यानी कि ढेर सारी व्यंजन हैं जिनको कि हम एक आलू के माध्यम से बना सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो कि कार्बोज से भरपूर है, जैसे कि गेहूं है, अनाज की जो कैटेगरी में आता है, चावल है, काला चना है। इन सब से हम अनेक व्यंजन तैयार कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो आहार है उसके अंदर भिन्नता लाने का, स्वाद बढ़ाने का कार्य हमारे कार्बोज करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे बॉडी का एक यौगिक के रूप में अंश है। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज मैट्रिक्स के अंदर, ग्लैक्टोसाइड्स हैं वो हमारे नर्व टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कार्बोज बहुत ही ज़रूरी हैं। जो हमारा ब्रेन है और तंत्रिका तंत्र है वो दूसरे साधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा हमारे दिमाग या ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा हिपैटिक ग्लाइकोजन है, अगर उसकी स्टोरेज सही मात्रा में है तो हमारा जो लीवर है उसकी नॉर्मल जो डिटॉक्सिफिकेशन करने की क्षमता है वो बनी रहती है। और उसके साथ साथ ग्लाइकोजन हमारे लीवर को बैक्टीरिया से होने वाले जो टॉक्सिक प्रभाव हैं उनसे भी बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, अगर हमारे आहार के अंदर कार्बोज की कमी होती है तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है, अगर हम कम मात्रा में कार्बोज ले रहे हैं तो कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ सस्ते, स्वादिष्ट और ऊर्जा युक्त होने के कारण सभी व्यक्तियों के द्वारा बड़े चाव से खाए जाते हैं। जो लोग गरीबी के कारण पेट भरकर खाना नहीं खा पाते उनके शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र के विकार आने से भूख न लगना, भोजन का अवशोषण ठीक प्रकार से न होना आदि कारणों से भी कार्बोज की कमी हो सकती है। कार्बोज की कमी के कारण से हमारे शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, जिसको कि प्रोटीन ऊर्जा मालन्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी यानी कि पीसीएम या पीईएम के बारे में पिछले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताया गया है। आप उस और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पीसीएम या पीईएम का वो वीडियो देख करके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो प्रभाव है प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन के अलावा वो है शरीर का भार कम होना, यानी कि वजन में कमी आना। प्रोटीन की इफ़ेक्ट के साथ साथ हमारे शरीर का वजन जो है कार्बोज के कारण से बड़ों के अंदर और बच्चों के अंदर वजन का कम होना एक मेन प्रभाव देखा जाता है। अधिक श्रम करने और कम ऊर्जा मिलने के कारण से शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण शरीर का जो भार है वो कम हो जाता है, थकावट और आलस्य महसूस होता है, ग्लाइकोजन का भंडार कम हो जाता है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को भूख कम लगती है उनको भी कार्बोज की कमी हो जाती है। उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है उसमें वसा की कमी होने के कारण से, इंसुलिन प्रॉपर नहीं होने के कारण से बहुत जल्दी ठंड महसूस होने लग जाती है उस व्यक्ति को, यानी कि ठंड ज़्यादा लगती है। और उसके साथ साथ शरीर जो है बहुत जल्दी ब्रूज हो जाता है क्योंकि प्रॉपर कुशनिंग नहीं होने के कारण से जो हमारे कोमल अंग हैं या ब्लड वेसल्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, वो बहुत जल्दी हल्की चोट से ही
डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ कीटोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कार्बोज की कमी की अवस्था में शरीर की ऊर्जा कार्बोज की पूर्ति वसा से होने लगती है। इससे शरीर में वसा का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है। इसके फलस्वरूप हमारे लीवर के अंदर कीटोन बॉडीज जो कि एसिटोएसिटिक अम्ल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल और एसीटोन के रूप में हमारे शरीर में बनते हैं, उनकी मात्रा संग्रहित होने लग जाती है। सामान्यतः हमारा जो रक्त है वो हल्का क्षारीय यानी कि अल्कलाइन स्वभाव का होता है। सभी एंजाइम अपना कार्य तभी कर सकते हैं जब हमारे रक्त का जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो क्षारीय बनी रहे। कीटोन बॉडीज की जो प्रकृति है वो बहुत ही तीव्र अम्लीयता वाली है, जिसके कारण से हमारे खून की जो प्रकृति है वो अम्लीय हो जाती है। इस स्थिति को कीटोसिस कहा जाता है। रक्त में क्षारीयता काफ़ी कम हो जाए यानी कि कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ने के कारण से अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसके कारण से बेहोशी या कोमा होने लग जाता है। मधुमेह के जो रोगी हैं उनमें ऐसी स्थिति बन सकती है। इस रोग में कार्बोज का चयापचय ठीक नहीं होने के कारण से लिए गए जो कार्बोज हैं पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाते, जिसके कारण से शरीर की ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कार्बोज की बजाय वसा से होने लगती है। इसके जो लक्षण हैं कार्बोज की कमी के, वो थकान होना, सिर में दर्द होना, हमेशा प्यास की अनुभूति होना, स्मेल जो है श्वास के अंदर स्मेल आना, मेटालिक टेस्ट मुंह में रहना, कमजोरी, चक्कर आना, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, पेट में दर्द होना और प्रॉपरली नींद नहीं आना, ये कुछ कार्बोज की कमी के लक्षण हैं। इसके साथ साथ जो कैल्शियम का अवशोषण है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। शरीर में लैक्टोज नामक जो कार्बोज है उसकी कमी के कारण से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। जब हमारे आहार के अंदर कार्बोज की कमी होगी तो फाइबर की मात्रा कम होने के कारण से आहार में सेलुलोज जो हेमीसेलुलोज यानी कि न पचने योग्य जो कार्बोज है उनकी मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे जो आंतों के अंदर व्यर्थ पदार्थ है वो सड़ने लगते हैं, जिसके कारण से कई बीमारियां हो सकती हैं और कब्ज हो जाती है। इसके साथ साथ जो इम्यूनोपॉलीसेक्राइड्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होने के कारण से हमारी जो रोग निरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है और उसके साथ साथ संक्रामक रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोज की अधिकता यानी कि ओवर कंजम्पशन है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में, आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में हम अगर कार्बोज ग्रहण करते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव है हमारा दांतों के ऊपर, डेंटल कैरीज, मीठे युक्त जो कार्बोज हैं जैसे कि टॉफ़ी है, चॉकलेट है, गोलियां हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब जो स्टिकी कार्बोज हैं वो ग्रहण करने से कुकीज़, क्रैकर्स, कैरेमल्स, रेजिन्स, इनके कारण से हमारे जो दांत हैं उनमें सड़न पैदा होती है, कीड़ा लग जाता है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों का कुछ अंश हमारे दांतों के अंदर चिपका रह जाता है। ये मीठे भोज्य पदार्थ के कुप्रभाव से बचने के लिए हमें इनके सेवन के तुरंत बाद ब्रश करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमें ये आदत नहीं है तो हमारे दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है, क्योंकि जो मुंह के अंदर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, जिसके कारण से एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारे मुंह की जो पीएच है वो कम हो जाती है और जिससे हमारे डिमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ होने लग जाता है और डेंटल कैरीज हो जाता है। तो ये है पहला एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव है हमारा ओबेसिटी, मोटापा। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कार्बोज लेने से अवशोषित ग्लूकोज की अधिक मात्रा यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मात्रा और अधिक बढ़ने से कार्बोज वसा के रूप में त्वचा के नीचे जो हमारे वसा उत्तक है, एडिपोज टिश्यू है, उनमें जमा होने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा भार बढ़ने लग जाता है, जिसको कि मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। क्योंकि ग्लाइकोजन एक सीमित मात्रा में हमारे
शरीर के अंदर जमा हो सकता है, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस करने के बाद हमारा जो लीवर है वो ग्लूकोज को वसा में परिवर्तित कर देता है और हमारे शरीर के अंदर अनलिमिटेड मात्रा में वसा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। उसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा मात्रा में शुगर ग्रहण करते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। भूख भी कम हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ग्रहण करते हैं तो भूख लगना कम हो जाता है, एपेटाइट को कम कर देते हैं ये, और हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को, कार्बोज का जो ज़्यादा कंजप्शन है वो बढ़ाने से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कार्बोज लेने से वो वसा में परिवर्तित हो जाता है और ब्लड, जिसके कारण से हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे को एथेरोस्क्लेरोसिस और अन्य जो हार्ट्स की संबंधी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़, मधुमेह का रोग भी होने के चांसेस इसके अंदर हो जाते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही है। इसके अलावा कुछ आपको फर्दर स्टडी के लिए रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि MS स्वामीनाथन की बुक है, ब्लिज एटॉल की बुक है फूड केमिस्ट्री, स्टीपॉनिक एंड कॉर्डिल की बुक है बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ जो फोर्थ रेफरेंस है आपका वो हिंदी की बुक है जो कि सवीरा रेलन की है, आहार एवं पोषण विज्ञान। जो स्टूडेंट्स BA के हैं वो इस बुक से, और BSc वाले बच्चे MS स्वामीनाथन और दूसरी बुक से इस टॉपिक को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स, एंड उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और साथ में अपने और साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स ए लॉट।